सबसे पुराने मजहबी समुदायों में से एक पारसी। आज इनकी संख्या 1 लाख से भी कम रह गई है। इनमें भी अधिकांश भारत में ही पाए जाते हैं। पारसियों का इतिहास बहुत संघर्षों वाला रहा है। आज जहां पर ईरान है, वो 7वीं शताब्दी तक फारस नाम से जाना जाता था। मूल रूप से यही पारसियों की धरती हुआ करती थी, कला और धन वैभव से बहुत समृद्ध। लेकिन तभी अरब में इस्लाम का जन्म हुआ और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में नरसंहारों का दौर शुरू हो गया। तलवार के जोर पर अधिकांश पारसियों को मुसलमान बना लिया गया। कुछ ने अपना मजहब नहीं छोड़ा और वो एक नाव पर सवार होकर भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच गए। पारसियों का भारत आना 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ये जगह गुजरात में संजान नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि तब वहां के हिंदू राजा ने शरण के बदले पारसियों से 3 प्रण मांगे थे। पारसी भारत में स्थानीय भाषा में बातचीत करेंगे, उनका पहनावा वगैरह भारतीय ही होगा और वो अपने साथ हथियार नहीं रखा करेंगे। पारसियों ने इन्हें मान लिया और कहा कि वो भारतीय समाज के बीच में वैसे ही घुल मिल कर रहेंगे जैसे दूध में चीनी। भारत के लोगों ने न सिर्फ उन्हें रहने का स्थान दिया, बल्कि हर वो सम्मान भी दिया जो किसी मनुष्य को मिलना चाहिए। ये छूट भी दी गई कि पारसियों के धार्मिक स्थल आताशगाह के आसपास कोई गैर पारसी नहीं जाएगा। पारसी लोगों ने पहले कृषि और फिर व्यापार उद्योग धंधे शुरू किए। तब से लेकर अब तक भारतीय समाज में पारसियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पारसी बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक और सेना प्रमुख के पदों तक पहुंचे। भारत में उन्हें वो सब कुछ मिला जिसकी आशा सामान्य तौर पर बाहर से आने वाले शरणार्थियों को कभी नहीं होती। पारसी समाज का आधुनिक भारत के विकास में बहुत योगदान रहा है। लेकिन इस कथन का एक दूसरा पहलू भी है। भारत में पारसी समुदाय से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। हम आपको इन तथ्यों के बारे में बताएंगे, लेकिन इनका अर्थ क्या है, ये निर्णय हम आपकी बुद्धि और विवेक पर छोड़ते हैं। क्या आपने सोचा है कि जो पारसी ईरान से अपना सब कुछ गंवाकर भारत में शरणार्थी की तरह आए थे, वो इतने कम समय में ही भारत में सबसे बड़े उद्योगपति कैसे बन गए? ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि टाटा की कमाई वास्तव में अफीम के कारोबार से शुरू हुई थी। 18वीं शताब्दी में चीन विश्व भर में चाय और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक था। अंग्रेज चांदी के बदले में उससे चाय और रेशम खरीदा करते थे। बाद में अंग्रेजों को यह सौदा बहुत महंगा लगने लगा। अंग्रेजों ने भारत से ले जाकर अफीम चीन में बेचना शुरू कर दिया। परिणाम हुआ कि चीन में बड़ी आबादी को अफीम की लत लग गई और इसके बाद रेशम और चाय का कारोबार अफीम के बदले होने लगा। अफीम का एकमात्र उत्पादक देश भारत था। अफीम की खेती ने भारतीय कृषि को बर्बाद करके रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके लिए टाटा का सहयोग लिया। तब टाटा ये कारोबार चीन में स्थापित कंपनी जॉर्डन मैथेसन के साथ मिलकर करते थे। ये कंपनी आज भी टाटा कंपनी के हिस्सेदारों में है। वर्ष 1873 में अफीम पर प्रतिबंध लग गया, लेकिन तब तक टाटा ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। टाटा के संस्थापक जमशेद जी टाटा ने वर्ष 1859 से 1869 की 10 साल में चीन की 60 से अधिक यात्राएं की थी। अफीम कारोबार बंद होने के बाद उन्होंने भी कपास का कारोबार शुरू कर दिया। अफीम बेचना टाटा का अंतिम विवादास्पद व्यापार नहीं था। इसके बाद भी उन पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। वर्ष 2013 में असम के डीजीपी ने आरोप लगाया था कि टाटा टी कंपनी उग्रवादी संगठन उल्फा की सहायता कर रही है। टाटा पर आज भी कई भारत विरोधी एनजीओ को चंदा देने के आरोप लगते रहते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी टिस को भारत विरोधी गतिविधियों का बड़ा अड्डा माना जाता है।
यहीं की एक छात्रा ने अपने शोध पत्र में कश्मीर को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा था। कहते हैं कि झारखंड में नक्सलवाद के फलने फूलने में भी टाटा के पैसे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अभियान चलाया था। CII के पारसी सदस्यों जैसे साइरस गजदर, अनु आगा और गोदरेज ने इसकी अगुवाई की। मोदी को हटाने के लिए इन्होंने इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों का हर तरह से सहयोग किया। इसमें तीस्ता सेतलवाड़ को फंडिंग भी शामिल है। नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी NFI जैसी भारत विरोधी संस्थाओं के सबसे बड़े दानदाताओं में भी टाटा हैं। मुंबई के होटल ताज में 15 और 16 जून 1990 के दिन कश्मीर के बारे में एक गुप्त सेमिनार हुआ था। इसमें कई अलगाववादी और पाकिस्तान समर्थकों ने भागीदारी की और कश्मीर को भारत से अलग कराने की योजना बनाई गई। यह सेमिनार सीधे होटल के मालिक JRD टाटा की जानकारी में हुआ था। इस सेमिनार के मात्र 2 वर्ष बाद यानी 1992 में कांग्रेस सरकार ने JRD टाटा को भारत रत्न का सम्मान दिया। इसे उनके कर्मों का फल भी मान सकते हैं कि 2008 में हुए मुंबई हमले में आतंकवादियों ने टाटा के ताज होटल को ही सबसे अधिक क्षति पहुंचाई थी। हालांकि टाटा ने कभी भी इससे सबक लेने का प्रयास नहीं किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उसकी कंपनी तनिष्क का ये विज्ञापन है। हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बनाए गए इस विज्ञापन को विश्वासघात नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। टाटा से जुड़ा सबसे नया विवाद एयर इंडिया को लेकर है। अधिग्रहण के बाद टाटा ने टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अधिकारी इल्कर आयशी को एयर इंडिया का CEO बनाने की घोषणा की। इल्कर आयशी तुर्की का नागरिक है और उस पर अलकायदा के लिए काम करने के आरोप लग चुके हैं। जांच के बाद टाटा को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। लेकिन क्या यह मात्र संयोग है कि एयर इंडिया के लिए टाटा को ऐसी संदिग्ध छवि वाला व्यक्ति मिला? इससे पहले टाटा के स्वामित्व वाली एयर एशिया भी इसी तरह के विवादों में रही है।